गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आपको बताए थे आक्रमणकारी, अभिकर्मक, विदलन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब क्या होता है। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इलेक्ट्रॉन विस्थापन या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों का उपयोग होता है, तो इनके बारे में इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इसको प्रभाव के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो अस्थायी प्रभाव जिसको कहते हैं परमानेंट इफेक्ट कहते हैं, और दूसरा है अस्थायी प्रभाव। तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं कि ये पहला है स्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव जिसको कहते हैं परमानेंट इफेक्ट कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा है अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव, अस्थायी प्रभाव जो होता है वो आक्रमणकारी अभिकर्मक की अनुपस्थिति में होता है। ये आक्रमणकारी, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक की अनुपस्थिति में, आक्रमणकारी अभिकर्मक की अनुपस्थिति में होता है अस्थायी प्रभाव। और अस्थायी प्रभाव को टेम्परेरी इफेक्ट भी कर सकते हैं। और ये प्रभाव जो होता है आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, ये इसका प्रभाव होता है, लेकिन ये आक्रमणकारी अभिकर्मक जब हम हटा लेते हैं तो ये अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति, अभिकर्मक की उपस्थिति, इसका प्रभाव आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। लेकिन ये प्रभाव जब आक्रमणकारी अभिकर्मक हटा लिया जाता है तो इसका प्रभाव पहले जैसा हो जाता है, अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। अब देखिए अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन से प्रभाव आते हैं, जिसमें पहला है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा है अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव, ये भी स्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट है। और इंग्लिश में इसको कहेंगे मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट। और तीसरा है जो स्थायी प्रभाव के अंतर्गत आता है, तीसरा है अतिसंयुग्मन प्रभाव। अतिसंयुग्मन प्रभाव जिसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट।
कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को हम प्रभाव के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अस्थायी प्रभाव, दूसरा अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव जो होता है आक्रमणकारी अपकर्मक की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात इसमें अटैकिंग रिएजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रेरणिक प्रभाव आता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को शॉर्ट में कहते हैं आई इफेक्ट भी कहते हैं, आई इफेक्ट। और मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव को इसको कहते हैं यम या आर प्रभाव। यम प्रभाव भी कह सकते हैं या आर प्रभाव भी कह सकते हैं। और तीसरा है अतिसंयुग्मन प्रभाव। तो ये अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत ये आते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, ये अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। और अस्थायी प्रभाव जो है इसमें अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति आवश्यक है, इसी की उपस्थिति में प्रभावकारी होता है, लेकिन जब ये अभिकर्मक हटा लिया जाता है तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात ये अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो अस्थायी प्रभाव को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में। पहला है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, फर्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, और दूसरा है इसमें अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रोमेरिक का पहला हुआ, और दूसरा हो जाएगा इसमें इंडक्टोमेरिक प्रभाव। इंडक्टोमेरिक प्रभाव, इंडक्टोमेरिक प्रभाव। क्योंकि ये चीज समझना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि बीच बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन में बीच बीच में मैकेनिज्म में इसका उपयोग होता रहता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। तो ये क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे मैकेनिज्म। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, ये कितने प्रकार का हुआ प्रभाव के आधार पर? दो, अस्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन सा प्रभाव आएगा? प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आई इफेक्ट कहते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट भी कहा जा सकता है। मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? यम या रेजोनेंस इफेक्ट, यम इफेक्ट भी कह सकते हैं या रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जा सकता है। और तीसरा है अतिसंयुग्मन प्रभाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत ये तीन प्रभाव आते हैं। कौन कौन? प्रेरणिक प्रभाव हुआ, मेसोमेरिक प्रभाव हुआ या अनुनाद प्रभाव हुआ, तीसरा है अतिसंयुग्मन प्रभाव। अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें आक्रमणकारी अपकर्मक की आवश्यकता होती है। और अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन सा प्रभाव आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आता है और इंडक्टोमेरिक प्रभाव आता है। अब हम जानेंगे, एक एक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, कि अणु में परमाणु के मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है या साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि संक्षेप में कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे आप पढ़े हैं, मान लीजिए दो परमाणु समान परमाणु हैं,
जैसे मान लीजिए ए और बी, दो मान लीजिए परमाणु हैं, तो इनमें एक सहसंयोग बंध बन रहा है। तो आपको ये मालूम है एकल बंध बनता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होता है। तो एकल बंध में सिग्मा बॉन्ड होगा, द्विबंध में एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा बंध होता है। ये आप पढ़े होंगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जब आपको पढ़ाया गया होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि ए और बी, इसमें ए और बी के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अगर मान लीजिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, इन दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर समान है, तो कहने मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत कम है, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहता है, दोनों परमाणुओं के नाटकों के केंद्रों के बीच में होता है। लेकिन अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अधिक है, जैसे मान लीजिए H सिंगल बॉन्ड H, ये दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर शून्य है। तो इसमें साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो दोनों परमाणुओं के मध्य में होता है, किसी तरह विस्थापित नहीं होता है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं जैसे क्लोरीन के अणु में Cl2Cl, क्लोरीन के बाह्य कोश में आप जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस दूसरे क्लोरीन परमाणु के भी बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी हो रही है, तो दोनों परमाणुओं के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा, और एकल बंध क्या होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कह सकते हैं सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म, चूंकि यहाँ भी क्लोरीन परमाणु, यहाँ भी क्लोरीन परमाणु, दोनों क्लोरीन परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है। तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों परमाणुओं के मध्य में होता है या बीच में होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी दोनों समान परमाणु, इसमें दोनों परमाणु क्या है, समान है। क्लोरीन के अणु में, हाइड्रोजन के अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें समान है, और इसमें भी दोनों क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य होता है। तो दोनों परमाणु के मध्य होने के कारण एक ऐसा होता है, यहाँ सहसंयोग बंध जो बन रहा है, ये सहसंयोग बंध जो होता है वो अध्रुवीय होता है। सहसंयोजक बंध जो है वो कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। लेकिन वहीं अगर भिन्न परमाणु है वो सहसंयोग बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनमें अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों परमाणु भिन्न भिन्न है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी भिन्नता होगी। अगर ये भिन्नता अधिक है, अर्थात अंतर अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, अधिक ऋण विद्युती या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु की ओर क्या हो जाता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। तो जिधर साझे का इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है उस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, जिससे वो दोनों परमाणु क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। अर्थात उसमें जो सहसंयोग बंध होता है वो आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की, H और F। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप पढ़े हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, जैसे हैलोजन की बात कीजिए तो हैलोजन में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक होगी। और उसमें आवर्त में जब जाएंगे तो विशेष रूप से हम बात करते हैं कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की।
तो बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नाइट्रोजन की कार्बन से अधिक होगी और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से अधिक होगी और फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। तो ये बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है। और हाइड्रोजन तत्वों की विशेष रूप से बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। तो इसमें हाइड्रोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है वर्ग में हाइड्रोजन में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्लोरीन की ब्रोमीन से अधिक है, ब्रोमीन की आयोडीन से अधिक है। तो ये हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसे यहां पर देखिए H सिंगल बॉन्ड F है, तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है। अर्थात कह सकते हैं दोनों परमाणुओं के मध्य या दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत अधिक है। अंतर अधिक होने के कारण ये साझे का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर क्या हो जाता, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। तो जब थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा फ्लोरीन की ओर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति अधिक होती है। तो इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉनियम है वो फ्लोरीन की ओर क्या होता है, आंशिक रूप से विस्थापित हो जाता है। तो जब फ्लोरीन की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाएगा तो फ्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन पर क्योंकि अधिक ऋण विद्युती है तो इस पर आंशिक रूप से क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। इसी तरह हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, जिससे ये अणु क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। अर्थात ये अणु क्या होता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो ध्रुवीय कब होगा, जब दो भिन्न परमाणु होंगे, उनमें साथ में बंध बनेगा और दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या होगा, अधिक होगा। तो उनमें साझे का इलेक्ट्रॉनियम अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर क्या होता है, आंशिक रूप से या थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहा है उस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। इसी तरह हम उदाहरण ले रहे हैं जल के अणु का, H2O का। जल के अणु में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु बंधे हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधे हम बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो ये O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ 2, यहाँ पर 2, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी यहां हो गया। अब देख रहे हैं कि O और H में, O और H में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ये साझे, इसमें यहाँ पर जो बंध बन रहा है साझे का इलेक्ट्रॉनियम है, वो साझे का इलेक्ट्रॉनियम क्या होगा, ऑक्सीजन की ओर थोड़ा विस्थापित हो जाएगा। उसी तरह इधर भी साझे का इलेक्ट्रॉनियम क्या होगा, ऑक्सीजन की ओर थोड़ा सा क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह इस परमाणु पर भी आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे अणु क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। इसी तरह हम अमोनिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं NH3 का। तो देख रहे हैं नाइट्रोजन के परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहां दिखा दीजिए N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, हाइड्रोजन के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, साझेदारी हुई। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। तो यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पूरा हो गया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड H,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। इसी तरह इन दोनों परमाणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन में भी, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये साझे का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से नाइट्रोजन परमाणु की ओर थोड़ा सा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु पर क्या होगा, आंशिक रूप से धन आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। अर्थात इनके अणु में क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। और ध्रुवता उत्पन्न होने के कारण इस अणु के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अणु में ध्रुवता के कारण अणु के भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रभावित हो जाते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण प्रभावित हो जा रहे हैं। इसी तरह भौतिक गुण में क्या प्रभावित होगा, और देख रहे हैं कि दोनों परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश और धन आवेश आ जा रहा है, तो ये ध्रुवीय हो जा रहा है। अणु कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय हो जाने के कारण ये इनके अणु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और ये इनका अणु कैसा हो जा रहा है, ध्रुवीय हो जा रहा है। इसके भौतिक गुण प्रभावित होने का मतलब इसके गलनांक, जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और विलीयता भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अणु ध्रुवीय हो जाने से इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाता है। अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इसके इफेक्टिव हो जाते हैं। और ये इसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ये भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और इस अणु ध्रुवीय हो जाने से इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्रियाशीलता बढ़ जाती है, अणु की क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, चाहे अल्कोहल पढ़ेंगे, चाहे एल्डिहाइड पढ़ेंगे, चाहे जो पढ़ेंगे उसमें, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये सब प्रभावित होते हैं। तो वहां पर आपको सबको जानकारी करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब अणु ध्रुवीय होगा, कब ध्रुवीय होगा, जब दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अधिक होगा। तो साझे का इलेक्ट्रॉनियम क्या होता है, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे उस परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, या आप कह सकते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और दूसरे वाले परमाणु पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे अणु क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। और इसके पोलराइज होने से इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, गलनांक जिसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसको क्वथनांक कहते हैं, सॉल्युबिलिटी जिसको विलेयता कहते हैं, ये भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ध्रुवीय हो जाने से ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि मेथेन का, इसको दे रहे हैं। मेथेन की बात कर रहे हैं, जैसे CH4 है, देख रहे हैं कार्बन के परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। आप पढ़े हैं संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन के एक परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और ये सब क्या है, एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं।
तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, क्या कह सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर है वो बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण इनके बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन है दोनों परमाणु के मध्य में क्या होता है, स्थित होता है। इसी तरह इनमें भी होगा, इसी तरह इनमें भी होगा, इसी तरह इनमें भी होता है। इसलिए मीथेन का अणु जो होता है अध्रुवीय होता है। मीथेन का अणु नॉन पोलराइज होता है अर्थात अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय होने के कारण ये कम रासायनिक अभिक्रिया देता है। अध्रुवीय होने के कारण ये कम रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, कम रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। नॉन पोलराइज होने के कारण ये बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया देता है। हम यही बात कर रहे हैं मेथिल क्लोराइड की, CH3Cl की बात कर रहे हैं, CH3Cl की बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणु है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, तो एकल बंध द्वारा जुड़ेंगे। संरचना सूत्र आप पढ़े हैं, जानते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से ये 3 हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है तो ये क्लोरीन से क्या करता है, साझेदारी कर लेता है, तो सिंगल बॉन्ड Cl हो जाता है। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 2 2 4 2 6 1 7 ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो ये कार्बन और क्लोरीन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। अब देखते हैं यहाँ एक कार्बन परमाणु, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु। कार्बन और क्लोरीन, अभी हमने आपको बताया कि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम होती है। और यहाँ फ्लोरीन हाइड्रोजन के अंतर्गत आएगा, तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कार्बन से अधिक होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होने के कारण यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, क्लोरीन परमाणु की ओर थोड़ा सा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये यहाँ इसके पास हो जाएगा। जब विस्थापित हो जाएगा तो इस पर क्लोरीन पर क्या होगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, क्लोरीन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, C सिंगल बॉन्डेज। और देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों की, दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कम है, तो यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य रहता है। लेकिन यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु की ओर क्या हो जाता है, थोड़ा विस्थापित हो जाता है, जिससे क्लोरीन परमाणु पर क्या होगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है, जिसको डेल्टा माइनस कहते हैं। और कार्बन परमाणु पर क्या होगा, आंशिक रूप से धन आवेश आ जाएगा, जिसको डेल्टा प्लस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिससे CCl बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। और इसी को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, H3C डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इस तरह भी इसको हम शो कर सकते हैं। तो देख रहे हैं CCl बॉन्ड क्या हो जा रहा है, पोलराइज हो जा रहा है, ध्रुवीय हो जा रहा है, इसलिए अधिक रासायनिक अभिक्रिया देता है, अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करता है, देता है, रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं को देता है। क्यों, क्योंकि इसमें CCl बॉन्ड क्या हो जा रहा है, पोलराइज हो जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ प्रत्येक बॉन्ड क्या है, नॉन पोलराइज है, इसलिए क्या करता है, कम रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो ये बात थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। तो इसमें आपने देखा अब इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे हैं, कैसे विस्थापित हो रहे हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है उसी परमाणु की ओर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, जिस पर उस पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो जा रहा है। और दूसरे सिरे पर जो परमाणु है उस पर आंशिक रूप से क्या हो जा रहा है, धन आवेश आ जा रहा है, और क्या हो जा रहा है, बॉन्ड पोलराइज हो जा रहा है, ध्रुवीय हो जा रहा है। तो जब ध्रुवीय हो जाता है तो उसके
क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे प्रेरणिक प्रभाव के, क्योंकि इसी पर आधारित है प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखिए प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो परमाणुओं के मध्य कोई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी भिन्न होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अधिक है तो साझे का इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु की ओर क्या होता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, जिससे उस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवता उत्पन्न हो जाने से उसके भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। क्वथनांक, गलनांक, विलेयता भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और बॉन्ड ध्रुवीय हो जाने के कारण वो क्या करता है, अधिक रासायनिक क्रियाएं देने लगता है। अब देखिए प्रेरणिक प्रभाव, जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को शॉर्ट में कहते हैं आई प्रभाव भी कहा जाता है, आई इफेक्ट भी कहते हैं, हेड में ही डाल दे रहे हैं। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, क्या होगा कि कार्बन श्रृंखला में, अगर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला है तो कार्बन की श्रृंखला में भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के परमाणुओं की उपस्थिति के कारण सिग्मा आबंध के इलेक्ट्रॉन का अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु की ओर क्या होगा, परमाणु की ओर, परमाणु या परमाणु की समूह की ओर विस्थापन क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। जैसे आप देखिए सपोज के लिए C और X है, अभी परिभाषा लिखा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। C और X है, कार्बन और X क्या है, हाइड्रोजन। अब इसमें C और X बॉन्ड में आप देख रहे हैं X के स्थान पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन के अंतर्गत। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या है, अधिक है। कार्बन से ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा आबंध, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना हुआ है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो X की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे X पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देख रहे हैं साझे का इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, X की ओर विस्थापित हो जा रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो होगा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के साथ और उसकी भी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर X परमाणु जुड़ा हुआ है। हम इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं, इस पर इसको 4 मान ले रहे हैं, संख्या दे रहे हैं कार्बन परमाणु की। अब यहाँ X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो इसके मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, X की ओर विस्थापित हो जाएगा। X की ओर जब विस्थापित होगा तो इस पर आंशिक रूप से क्या होगा, ऋण आवेश आएगा, डेल्टा माइनस, और इस पर आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, डेल्टा प्लस, जिसको हम शो कर रहे हैं डेल्टा प्लस से। अब देख रहे हैं चूंकि साझे का इलेक्ट्रॉन जब विस्थापित हुआ तो इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा और इस पर भी पड़ेगा, हो सकता है इस पर भी पड़े या इधर जो पर कार्बन जुड़ा हुआ है तो उस पर भी हो सकता है कम, उस पर भी प्रभाव पड़े। लेकिन जैसे जैसे यहाँ इसकी दूरी बढ़ती जाती है कि इसका जो प्रभाव होता है कम होता जाता है, इसका प्रभाव कम होता जाता है।
जैसे माना जाता है यहाँ लगभग 3 परमाणु तक इसका प्रभाव होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो इसका जो प्रभाव है C1 कार्बन पर क्या होगा, अधिक होगा, और C2 पर क्या होगा, उससे थोड़ा कम होता है। तो इस पर जो आंशिक आवेश उत्पन्न होगा थोड़ा कम होगा, तो इसको हम डबल डेल्टा डेल्टा प्लस से शो कर रहे हैं। और इस पर प्रभाव उससे और कम होगा, तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा हम उसको डेल्टा डेल्टा प्लस से शो करते हैं। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव क्या होता है, कम होता जाता है, और यहाँ पर प्रभाव लगभग मान लिया जाता है नगण्य हो जाता है। तो देख रहे हैं कि साझे का इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहा है, इस पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, और इस पर भी आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम होता है। और इस पर जो आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न होता है इससे थोड़ा क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आंशिक आवेश मतलब प्रभाव क्या होगा, कम होता जाएगा। और इसी प्रभाव को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इसी क्या कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। तो प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा हम दे रहे हैं